मोस्ट वेलकम डिजिस्टेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डिजिस्टेंट्स, आज के ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और डिजिस्टेंट्स, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये डिस्कशन किया जा रहा है, ये सभी के सभी सब प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। रिलेशंस यहाँ पर प्री बोर्ड जो पेपर आपका हुआ है उन पेपरों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन के आधार पर मैं इन प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, जो कि यूपी बोर्ड के 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डिस्टेंस कहीं भी मत जाइएगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा उसको आप लोग को पूरा देखना है। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है। और याद रखिएगा, ना देखिएगा वीडियो का आधा। ठीक है, नहीं तो ये बन जाएगा आप लोगों के लिए बोर्ड में बाधा। तो डिस्टेंस, वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को, ये एक बात याद रखिएगा। पूरा देखने का मैं जिद इसलिए करता हूँ डिस्टेंस, क्योंकि बताइए 5 से 10 मिनट 15 मिनट का तो आप लोग को एक लेक्चर मिल रहा है, उसमें भी आप कंजूसी कर देते हैं और लापरवाही से इतना ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो अपनी स्टडी बढ़ाइए। कम से कम आप लोगों को अपनी सेल्फ स्टडी आप कितना कर रहे हैं, स्कूल वगैरह में कैसे पढ़ रहे हैं, इससे तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम आप लोगों को 2 से 3 घंटे का समय आ गया है कि कम से कम आप लोग 2 से 3 घंटे जो है वो डीजे सर चैनल पर भी जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को समाजशास्त्र के। देखिए डिस्टेंस, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, अक्षमता से क्या आशय है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न, अक्षमता से क्या आशय है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों में तो देखिए समाजशास्त्र का जो पहला प्रश्न है, तो अक्षमता अक्षमता की बात करें हम लोग या तो विकलांगता से अगर हम लोग बात करें, देखिए अक्षमता को विकलांगता भी एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी है। क्या अक्षमता का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक क्षमता की जो कमी होती है उसे ही हम लोग अक्षमता बोलते हैं। ठीक है, या उसे विकलांगता का रूप देते हैं। विशेष जिससे हम दिव्यांग की भी बात हो रही थी ना, दिव्यांगों के लिए जैसे वर्ड यूज किया गया था, विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक जीवन के कार्यों को करने, काम या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने या अवकाश और सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने से रोकती है। तो वो मतलब क्या करता है, वो इन सभी कामों से या उन सभी गतिविधियों से वो उनको अलग रखती है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी जब बनती हैं तो वही निकल कर आता है जो वर्ड आप लोगों का महत्वपूर्ण रूप से, उससे ही हम लोग अक्षमता का नाम देते हैं। चलिए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा। और डिस्कशन यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग कंटेंट हेल्प लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा डिस्टेंस, क्यों पड़े हो दूसरे के चक्कर में, नहीं है कोई डीजे सर चैनल की टक्कर में। और एक बात याद रखिए डिस्टेंस, यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब डिस्टेंस जो मैं आप लोगों के समक्ष जो है इतना परिश्रम के बाद आप लोगों के समक्ष जो ये कंटेंट तैयार होकर मिल रहा है, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अस्पृश्यता क्या है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, अस्पृश्यता का अर्थ अगर देखा जाए तो इसे लोग साधारण बोलबाचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, छुआछूत ना, या अछूत की बात करते हैं। ठीक है, अछूत। अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, ये सामान्य भाषा में लोग अछूत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। ठीक है ना, वाट इज अनटचेबिलिटी इन शॉर्ट। देखिए अनटचेबिलिटी इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या करना कि उन उन सभी लोगों के शरीर को, यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसा समुदाय जिसके शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। वैसे भारत की व्यवस्था में जाति आधारित अस्पृश्यता की रूढ़ी रही है, तो बहुत पहले से ही रहा है ऐसा। तो कहने का मतलब डिस्कस की जो बातें होती हैं यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं, बचना या रोकना। जैसे कहा जाता है कि बहुत से, जैसे आज भी देखा जाए समाज में तो चीज़ें जो हैं बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या डिस्कस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है आप लोग के साथ। और इसके अलावा वीडियोस में मैंने अब लगभग 50 अपने लेक्चर दे रखे हैं ऑलरेडी समाजशास्त्र के, तो उन सभी को जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज और उसके साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सभी का मैंने डिस्कस पूरा का पूरा फुल एनालिसिस आप लोग के साथ करा रखा है। यदि आप उन सभी प्रश्नों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग 100% आप लोग अपना पूरा का पूरा बेस्ट देकर जरूर आएंगे। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, भारत में प्रजाति विविधता से क्या आशय है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। चलिए आइए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
तो डिस्कशन जब हम लोग बढ़ते हैं इसमें देखिए तो प्रजाति विविधता मतलब स्पेसीज डाइवर्सिटी। देखिए प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है? अगर प्रजाति विविधता के बारे में हम लोग बात करें तो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र से है। एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या अथवा विविधता से है। ठीक है? प्रजाति विविधता का मतलब क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसकी प्रजाति की संख्या में विविधता जो देखने को मिलती है, उसे ही हम लोग प्रजाति विविधता बोलते हैं। अलग-अलग प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक अनुक्रम में स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है, उनके बीच प्रजनन नहीं होता है, ठीक है? आनुवांशिक अनुक्रम में स्पष्ट रूप से भिन्नता देखने को मिलता भी है और उनके बीच में कोई प्रजनन वगैरह भी नहीं होता है, जिसे मतलब तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विविधताएँ जो देखने को मिलती है, वो प्रजाति विविधता के अंतर्गत देखी जाती हैं। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस आप लोग को एक नंबर मिल रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नंबर 950, 690, 257 लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी में जाने वाला नंबर है डिस्टेंस। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिएगा। 950, 690, 285 7। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। कुछ भी नहीं करना आप लोग को, बस जाकर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या 4 की ओर। डिस्टेंस ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं डिस्टेंस हम लोग कल्याणकारी राज्य के बारे में। चेंज कर लिया जाए यहाँ से आप लोगों के लिए पहले। देखिए कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। क्या है प्रश्न? कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? कल्याणकारी राज्य के बारे में हम डिस्टेंस अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या बातें निकल कर सामने आती हैं कल्याणकारी राज्य के लिए। यह एक सरकार की ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें राज्य क्या करता है? डिस्टेंस नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण। भाई जाहिर सी बात है, आर्थिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? डिस्टेंस अवसर की समानता तथा धन के उचित वितरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अवसर देने का मतलब समानता रखता है। अवसरवादी का मतलब हो गया सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलता है, समानता मिलती है और धन के उचित विवरण के सिद्धांतों पर आधारित होता है ये, ठीक है? तो इस पर जो राज्य कार्य करता है इस सिद्धांतों पर, उसे हम लोग कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। ये डिस्कशन हम लोग का चौथा प्रश्न हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा, ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। एक भी प्रश्न जो है वो छोड़ने लायक नहीं है। इसमें से एक भी प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं डिस्टेंस, नहीं तो पछताना आपको पड़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों को कोई समस्याएँ हों और निश्चित तौर पर उन्हें उन्हीं से प्रश्नों से सामना हो जो कि प्रश्न उनको ऑलरेडी वो पढ़ कर गए हुए हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी उनको उन्हीं प्रश्नों से सामना करना है। तो चलिए डिस्टेंस, और जितना ही मैं कंटेंट आप लोग के लिए इतना परिश्रम करके बना रहा हूँ डिस्टेंस, तो इसको ज़रूर देखिएगा और याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। लर्निंग यदि आप करते हैं डिस्टेंस तो इससे आपका तैयार होगा। केयरिंग अगर आप करते हैं थोड़ा सा तो इस चैनल के प्रति यदि आप इसका सदस्य हो चुके हैं तो इस फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट के रूप में आप एक अपनी भूमिका निभा सकते हैं इस चैनल का लिंक शेयर करके। विनिवेश से क्या आस है? प्रश्न संख्या हम लोग का क्या है डिस्टेंस? 5वां, विनिवेश। ठीक है, तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं विनिवेश के बारे में। देखिए विनिवेश के बारे में अगर बात करें तो जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्टेंस? डिसइन्वेस्टमेंट्स क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स ना, विनिवेश कहा जाता है इसको। तो डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, विनिवेश। तो विनिवेश सियासत क्या है? किसी देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करने से है। विनिवेश का मतलब हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई भी किसी देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करना, ठीक है, ताकि उसे अपनी नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। किसी सरकार में विनिवेश करने का उद्देश्य उस सरकार को बदलकर नई सरकार लाना भी हो सकता है। देखिए पॉलिसी में भाई सरकार अगर देखा जाए, पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो विनिवेश का मतलब क्या होता है कि सरकार को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, कोई नई गवर्नमेंट चाहिए तो इसलिए वो पुरानी पॉलिसी कितनों अच्छी रहेगी, चाहे खराब अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, लेकिन उसका विरोध होना वो स्वाभाविक होता है, ठीक है। लेकिन योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करना का मतलब क्या होता है कि देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से जब होता है आर्थिक बहिष्कार, तो उससे हम लोग विनिवेश में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, इन प्रश्नों को छोड़ना एकदम मना है आप लोग को। मैंने तो पहले ही आप लोग को बताया है कि जितने भी प्रश्नों की मैं तैयारी करा रहा हूँ, इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न जो है वो छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 6।
चलिए डिस्टेंस बढ़ते हम लोग यहाँ पर आगे और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 6 की ओर। लेकिन इसे फटाफट से कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा इसे अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि डिस्टेंस आप लोग के लिए इतना परिश्रम होता है तो इतना तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि हाँ इस चैनल के प्रति अपने भी कुछ उत्तरदायित्व जो है उसे हम लोग जरूर पूरा करें। जैसे देखिए यहाँ पर 12:03 30 जनवरी का ये डेट है और 12:03 हो रहा है और जानते हैं कि 30 जनवरी के दिन जो हुए थे महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे ना 30 जनवरी के दिन। और 12:03 पर मैं आप लोग को रात्रि के क्लास ले रहा हूँ और इससे ये आप लोगों को मिलेगा देखिए लेक्चर में आज शाम को। ठीक है, तो एक आप लोग कर्तव्य बनता है कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। और जानते हैं आप लोग कि महात्मा गांधी जी जो हम लोग हमारे देश के वो राष्ट्रपिता हैं और उनकी उपलब्धियां क्या हैं इसके बारे में आप लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं। भाषागत विविधता के बारे में हम लोग बात करें डिस्कस तो देखिए लैंग्वेज डाइवर्सिटीज के बारे में हम लोग बात करें अगर देखिए लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। एक बहुभाषी देश है भारत, क्या है एक बहुभाषी देश है। भारत में जनसंख्या हो गया, प्रजाति हो गई, धर्म तथा संस्कृति के आधार पर ही विभिन्नता नहीं पाई जाती बल्कि भाषा की दृष्टि से भी देखिए भाषा की दृष्टि से भी अनेक विभिन्नताएं जो होती हैं वो विद्यमान है। कहने का मतलब क्या है, भारत जो है वो बहुभाषी देश है। जैसे बांग्ला भाषा हो गया, जैसे कहा तमिल भाषा हो गया, तेलुगु भाषा हो गया, हिंदी भाषा हो गया, संस्कृत भाषा हो गया, उर्दू भाषा हो गया, न भोजपुरी भाषा हो गया, मराठा भाषा हो गया। तो कहने का मतलब भाषाओं की यहाँ पर कमी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर तो जब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर विविधता है, प्रजाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर है, तो केवल इन्हीं के आधार पर नहीं देखा गया बल्कि भाषाओं के बेस पर भी जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर विविधता देखने को मिलती है। अब वो किस प्रकार से है इसको तो आप एकदम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए भाषाई सर्वेक्षण अगर किया जाए तो भाषाई सर्वेक्षण के आधार पर ये कहना तनिक भी देखिए कितनी टोटल भाषाओं के बारे में बात होती है। जब लोग इसमें बढ़ते हैं तो भाषाई सर्वेक्षण अगर देखा गया तो भाषाई सर्वेक्षण के आधार पर जो है यहाँ लगभग क्या है 179 भाषाएं, 179 जो भाषाएं हैं वो हैं, एवं जो बोलियां हैं वो 544 बोलियां जो है यहाँ पर प्रचलित हैं। ठीक है, बताइए सोच लीजिए 179 भाषाएं और 544 जो है वो बोलियां प्रचलित हैं। यदि मैं भाषाओं को अगर आप लोगों से पूछने लगूँ तो आप 10-20 भाषाओं को बताने में भी खत्म मतलब नहीं बता पाएंगे उसके आगे। और यहाँ देख रहे हैं 179 भाषाएं, सोच लीजिए कितनी विविधता होगी। तो भाषा में भी एक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा ना। तो ये प्रश्न में भारत में भाषाई विविधता से क्या आशय, तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। डिस्टेंस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न खुद कहता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ और निश्चित तौर पर डिस्टेंस ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको पर आंदोलन पर्यावरण के विकास में किस प्रकार सहायक था। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण के विकास में क्यों नहीं स्वाभाविक है कि पर्यावरण के विकास में तो ये आंदोलन स्वाभाविक रहेगा ही, क्योंकि पेड़ों से लोग चिपक कर पेड़ों को रोकते थे, पेड़ों को काटने नहीं देते थे। तो भाई जाहिर सी बात है इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। तो विकास में किस प्रकार सहायक है, देखिए चिपको आंदोलनकारियों द्वारा वनों के पर्यावरणीय महत्व, देखिए चिपको आंदोलनकारियों के द्वारा क्या हुआ, वनों के पर्यावरणीय महत्व की जानकारी सामान्य जन तक पहुंचाई जाने लगी। इस आंदोलन की धारणा के अनुसार वनों की पर्यावरण उपज जो है ईंधन हो गया, चारा हो गया, खाद हो गया, फल हो गया और रेशा हो गया। इसके अतिरिक्त जो मिट्टी तथा जल वनों की दो प्रमुख पर्यावरणीय उपज है और यही मनुष्य के जिंदा रहने का आधार है। तो कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस की ईंधन, चारा, खाद, फल, रेशा ये सभी के सभी जो है वो पर्यावरणीय उपज है। ठीक है, और आंदोलन की धारणा के अनुसार ही वनों की ये महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपज यही है। अगर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मिट्टी तथा जल वनों की दो प्रमुख पर्यावरणीय उपज है और यही मनुष्य के जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण रूप से आधार भी है। तो कहीं ना कहीं से चिपको आंदोलन जो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को नहीं काटने दिया जा रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं से जो है इस विकास में बहुत बड़े रूप पर वो सामने निकल कर आया और अपनी विशेषताओं से लाभान्वित भी किया। डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में। देखिए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये भी प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशियोलॉजी का। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जनजातियों की किन 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताओं का उल्लेख
चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न में, तो जनजाति की तो बात तो देखिए, जनजाति से रिलेटेड प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। देखिए जनजातियाँ वह मनुष्य समुदाय होता है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करता है। पहली बात तो इनकी भूभाग जो होते हैं वो अलग जगह पर ये लोग निवास करते हैं, निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, और जिनकी एक अलग संस्कृति होती है। ठीक है, अलग इनका क्या होता है डिस्टेंस, इनका रीति रिवाज भी जो होता है वो अलग होता है, अलग इनकी भाषाएं होती हैं, तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा समान से देवी देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, बचपन से ही जब ये लोग होते हैं तो वो प्रकृति की चीज़ों को ही देखते हैं, तो प्रकृति को ही अपना पूजक मानते हैं। ठीक है, तो प्रकृति की ही एक मुख्य रूप से देखा जाए तो वंदना करते हैं, पूजक मानते हैं ये लोग। तो सरल अर्थों में कहा जाए तो जनजातियों का अपना एक वंशज समूह तथा वंशज हो गया, पूर्वज हो गया, तथा समान से देवी देवता होते हैं, और ये अमूमन क्या करते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में कुछ जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ जनजातीय आंदोलन कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए, तो इस पर देखिए बात है। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उत्तर में इसके तो देखिए छोटा नागपुर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नशीली शराब पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण कोल जनजाति ने विद्रोह किया था। नशीली मतलब शराब पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया था, कोल जनजातियों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ठीक है, कहाँ पर, छोटा नागपुर में। कहाँ पर किया गया था डिस्टेंस, छोटा नागपुर में। और जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्षेत्र जैंतिया क्षेत्र में, देखिए जैंतिया क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, जैंतिया क्षेत्र में नवीन मार्ग बनाने के लिए अंग्रेजों ने खासी जनजाति को बेगारी करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ये एक हो जाएगा आप लोगों का। और जो क्षेत्र, तीसरे क्षेत्र की अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए बिहार, देखिए छोटा नागपुर हो गया, जयंतिका क्षेत्र हो गया, और तीसरा बिहार के राजमहल जिले में। तो बिहार के राजमहल जिले में अत्यधिक भूमि कर एवं पुलिस दमन के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं से जनजातियों का एक महत्वपूर्ण रूप से विद्रोह था। तो छोटा नागपुर हो गया, जयंतिया क्षेत्र हो गया, और बिहार के राजमहल जिले में ये जो विरुद्ध हुए हैं, ये विरोध हुए हैं, तो इनको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जनजातियों के द्वारा ये किया गया आंदोलन है। ठीक है, चलिए डिस्कस बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10। छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्री मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है। यह मानव गतिविधियों और प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो उन्हें गवर्निंग नियमों के बीच का कारण कनेक्शन बाहर खोजने के लिए कोशिश करता है। ठीक है ना, क्या करता है, यह मानव की जो गतिविधियां होती हैं और प्राकृतिक रूप से गतिविधियां और प्राकृतिक उन्हें गवर्निंग नियमों के बीच का कारण कनेक्शन बाहर खोजने के लिए कोशिश करता है, जिसमें छोटी शोध परियोजनाओं का नामकरण हम लोग कहते हैं या देते हैं, उसे संज्ञा देते हैं इस रूप में। ऑडिशंस में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए पॉइंट क्या जुड़ता है यहाँ पर इस प्रश्न में। देखिए इसमें जब हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर तो वो खोजने के लिए कोशिश करता है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के उद्देश्य से एक और नई वैज्ञानिक उपकरण, अवधारणाओं और सिद्धांतों जो विश्वसनीय और वैध मानव व्यवहार और सामाजिक जीवन के अध्ययन की सुविधा होगी को विकसित करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इनका मुख्य रूप से इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस कि ये जो बातें हैं, देखिए छोटी शोध परियोजनाओं है तो कुछ समाजशास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए, तो ये महत्व रूप से ये होते हैं जिनका प्रभाव भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो डिस्टेंस ये रहा 10 महत्वपूर्ण लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। और ऑडियंस याद रखिएगा, एक काम आप लोग को और करना है, यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक। तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को इतने ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी करा दूंगा कि बोर्ड का एग्जाम या बोर्ड के जो प्रश्न है वो छू मंतर हो जाएंगे आपके सामने, चाहे एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आप लोग को बनाए। ठीक है, तो सिलेबस
और जितने भी आप लोग को टॉपिक कराएगा उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और ये नंबर को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय, जय हिंद।